बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं सुमेरा सलीम। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 41 आज़ाद अरकान के मामले पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया है, जिसमें अदालत के फैसले पर वजाहत की इस्तदा की गई है। दूसरी जानिब जमात इस्लामी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कल एहतजाज की कॉल दी गई है और पंजाब भर में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, उमर अयूब साहब की जानिब से कहा गया है कि कल हर सूरत मुल्क भर में पुरअमन एहतजाज किया जाएगा, जबकि पंजाब भर में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। देखिए, जमात इस्लामी बड़े स्पेसिफिक जो उनका नुक्ता है उसके साथ वो एक एहतजाज करें जी। और मेरा ख्याल ये है कि पुरअमन एहतजाज का हक तो सबको हासिल है। और उसमें अब ये है कि यहाँ इस्लामाबाद की इंतज़ामिया के साथ उनके कैसे मामला तय पाते हैं। यहाँ 144 है, यकीनन मुज़ाकरात होंगे। स्पेसिफिक उनका जो एजेंडा है, जो भी मेरी जहाँ तक मालूमात हैं, वो ये जो बिजली के बिलों का हिसाब, जो कि अब एक बहुत बड़ा बहरान बन चुका है मुल्क में। और बहरान तो खैर ये कई दहाइयों से है, लेकिन लोगों के ऊपर इसका इंकशाफ अब हुआ है कि जी ये जो पावर प्लांट्स हैं वो उनके मालिकान मुल्क के अंदर ही बैठे हैं। और ये भी एक माफ़ी है। अगर मैं DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ उसमें से वो एक हिस्सा निकालूं कि माफियाज मौजूद हैं मुल्क में। अच्छा, इसमें भी सियासी माफियाज हैं, और सियासी माफिया जो है वो कभी आइसोलेशन में तो ऑपरेट नहीं करती। सियासी माफिया को हमायत चाहिए होती है जो सिस्टम में मौजूद मुख्तलिफ सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स होते हैं, माहिरीन, जो कि उनको मैं कई ऐसे लोगों से मिला हूँ जो नैब के तफ्तीशी ऑफिसर थे और बाद में मुल्जिम के साथ बिजनेस उन्होंने शुरू कर दिया 2001 से लेकर कई लोग। और मतलब बहुत से अदारों का रिफॉर्म्स, बहुत से अदारे उसमें ठीक होने वाले मुल्क में। और उसमें कमाल की बात ये कि उनके जो मालकान हैं वो इधर ही घूम रहे हैं, और इतनी पावरफुल पर्सनैलिटीज़ हैं इन के पीछे के, और आपस में एक अजब आपको मकड़ी का जाल नज़र आता है कि जी ये इस पार्टी का है, ये इस जमात का इस जमात के साथ है, इस जमात का इस जमात के साथ है। तहरीक इंसाफ इसको नहीं उठा रही, इस मामले को, IPPs के मामले को खुल के, क्योंकि उसमें भी एक दो शख्सियत ऐसी मौजूद हैं जिनका गालिबन कोई ताल्लुक़ करीब का या दूर का बनता है। एक तो वो पहले थे ना, नदीम बाबर साहब, और उनके नाम तो हैं ही, लेकिन और भी लोग हैं। तो मसला ये है कि इसको कैसे, कौन इस पर एक्शन लेगा, कैसे करेगा कि ये मुआहदे चलते रहेंगे, बिजली पैदा ही नहीं हो रही और उनको डॉलर्स में पैसे जा रहे हैं, और ये कब तक चलेगा। एक बहुत बड़ा इशू है ये आने वाले अरसे में। देखें, क्लाइमेट को आप नज़रअंदाज कर रहे हैं हम लोग, और बच्चे जो हैं वो, मतलब बारिश होती है तो बच्चे गटर के ढकने गायब, गटर के ढकने। तो ये इतना इंटरकनेक्टेड मामला है, और सबको पड़ी हुई है कि जी वो तरक्याती बजट मिल जाए बस उनके। तो ये जो है मेरे ख्याल से वो नुक्ता उठाने आ रही है जमात इस्लामी, और उसमें गालिबन जो है वो उनकी बात होगी इंतज़ामिया के साथ, और इंतज़ामिया के साथ बातचीत के बाद ही आगे आना चाहिए, जहाँ पर भी हो, जैसे सिलसिला हो। और जमात इस्लामी मुनज़्ज़म जमात है, तो वो यकीनन वो इसी नुक्ते के साथ आ रहे हैं कि अवाम को तकलीफ़ जो है उसका दावा करें। तो वो कोई ऐसा मेरा नहीं ख्याल कि कोई उनकी तरफ से कोई ऐसा मामला होगा कि कोई कानून की खिलाफ वर्जी हो, और इंतज़ामिया को भी उनके साथ बात करेगी। और फिर लेकिन इशू बहुत इम्पोर्टेंट है, ये जो मामलात हैं बिजली के हवाले से, जो उनके बिल्स के अंदर ये सारे मामलात, और कैसे, मतलब एक बात खुलेगी तो सही ना कम से कम। यहाँ इसी दौरान मुमकिन है कि जो तहरीक इंसाफ की जो अलामती भूख हड़ताल है, उनके साथ उनका रब्ता हो, क्योंकि ये ज़हन में रहे कि जो सबसे पहले अगर किसी शख्स ने इस्तीफ़ा दिया था
इस्तीफ़ा क्या दिया था, आपने कहा था कि मैं सीट छोड़ रहा हूँ। वो हाफिज़ नईम थे कराची से, उन्होंने कहा था कि मैं तहरीक इंसाफ जीती है तो मैं यहाँ से छोड़ रहा हूँ सिलसिला। दूसरा जो मामला है वो ये है कि ये देखें, एक सिस्टमिक कोलैप्स नहीं होता, एक पूरा कोलैप्स, यानी एक मुल्क रियासत अपनी जगह मजबूत खड़ी है और उसको जो चलाने वाला सिस्टम है वो कोलैप्स हो गया। आज जो फैसला है, जी। अच्छा ये अब फैसले को एक अजब, ये भी फैसला अपनी जगह है, ये भी आइन और कानून के तहत है, मगर इसको कोई, इसको आप हवा में झूल रहे हैं कि क्या हुआ है ये। मतलब मेरा ख्याल ये है कि उन्होंने, देखें सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, उस फैसले पे इलेक्शन कमीशन ने अमल किया। अच्छा ये सारे वो लोग हैं जो ऑलरेडी मौजूद हैं असेंबली में, तो इसमें से जो 39 हैं वो जो है वो उनको, ये नहीं कोई नया अरकान नहीं है, ये मौजूदा अरकान जो हैं वो तहरीक इंसाफ के हो गए, और जो 41 हैं इलेक्शन कमीशन ने उस पर रजू कर लिया कि भाई इन्होंने तो सुन्नी इत्तेहाद के तहत जमा करवाए थे तो इनकी वजाहत करें। यानी ये सारे मौजूद हैं ऑलरेडी, ये सब मौजूद हैं, लेकिन ये है कि वो पीटीआई के हो गए और बाकी जो हैं वो सुन्नी इत्तेहाद के हो गए कि उन्होंने उस पर फॉर्म जमा करवाया था, उन्होंने उस पर फॉर्म जमा करवाया था, उन्होंने कहा ये हमारे पास तहरीक इंसाफ एग्जिस्ट नहीं करती, चले गए सुप्रीम कोर्ट से, उन्होंने रजू कर लिया। अब सुप्रीम कोर्ट उसकी तशरीह करेगी, जाहिर है, या इस दौरान अगर तफसीली फैसला आ गया तो उससे वजाहत हो जाएगी। लेकिन आप देखें कितना, किस कदर अजब एक मामला है कि एक हाउस है और उसमें ये नहीं पता कि कौन सी पार्टी, कौन सा आदमी किस पार्टी का है, वो है। अच्छा दरमियान में जो खसूसी नशिस्तें हैं जो, वो इनको भी मिली नहीं है, तहरीक इंसाफ ने अपने लिस्टें वगैरह जमा करवानी है, लेकिन वो भी अभी पता नहीं कि कैसे मिलेंगी, उसमें भी आईनी और कानूनी पेचीदगियां हैं ना जी। फैसला आईनी आया और इलेक्शन कमीशन उसमें, और जो वो सीटें हुकूमत के पास भी नहीं है, यानी इस अरेंजमेंट के पास भी नहीं है, वो उधर की मुअत्तल है, इधर आई नहीं है। मतलब एक जहाज उधर से कहीं से टेक ऑफ कर गया, इधर लैंड नहीं हुआ, हो सकता है उधर जा जाए, इधर आ जाए, वो खसूसी सीटें हैं ही नहीं, मतलब वो मुअत्तल हैं। तो ये एक अजब सा एक सिस्टम है, जिस सिस्टम के अंदर जो है, मैं हमेशा कहता हूँ ना कि जब इंतहाई संगीन हालात होते हैं ना मुल्क में, तो उस पर आइन खामोश हो जाता है। इलेक्शन कैसे होगा, इलेक्शन आइन खामोश, ये कैसे होगा आइन खामोश। तो इस वक्त भी एक आइन खामोश है, वो अपनी तरफ से इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, वो उधर से इंटरप्रिटेशन हो रही है। तो एक वो जज साहबान का भी आपस में, मैं उससे बात नहीं करना चाह रहा ज़्यादा, लेकिन वो भी एक मामला है, तफसीली फैसला भी नहीं आ रहा, तो उन्होंने वहाँ रुजू किया है, उन्होंने वहाँ रुजू किया है। अच्छी खबर जो है आज की वो सिर्फ यही है कि जो बन्नू के अंदर मामला, ये जो केपी के अंदर अमन जिर का, क्योंकि मैं ये सिक्योरिटी के हवाले से जो इश्यूज़ हैं ना सिक्योरिटी के, और मैं ये जो फायरवॉल है इसके हवाले से एक, जैसे कि इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है डीजी आईएसपीआर, ऐसी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो मेरा ख्याल है एक बहुत डिटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी हुकूमती शख्सियत को या किसी प्रोफेशनल को जो पीटीए से हों, उनको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस इस पे करनी चाहिए ताकि इसका उभाम दूर हो। क्योंकि आज मैंने खबरें पढ़ी कि वो सिर्फ जो है वो स्पेसिफिक सोशल मीडिया पे जो प्रोपेगेंडा और गलाजत भरी हुई है और जो गड़बड़ सारी हुई वो उसके अगेंस्ट है, ये जो है ये बाकी जो प्लेटफॉर्म्स काम कर रहे हैं टेक्नोलॉजी के, उनके अगेंस्ट नहीं है, जिस पे हमारे बच्चे बहुत सारे यूथ और बच्चे क्या सारी दुनिया उस पर नहीं है। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि वो वजाहत हो जाए कि भाई फायरवॉल जो है वो फायरवॉल क्या है, क्या मतलब ऐसे ही कोई बेशुमार तो बच्चे क्या, वो बात तो एक है ना कि वो जानबूझ के करते हैं, बस ऐसी शरारतों में लगे होते हैं और वो जनाब इधर से उधर हो गए, उधर से उधर, उनको पता ही नहीं। तो उनको स्पेसिफिकली बताया जाए कि आपने एक तो ये चीज़ें और कुछ बातें बड़ी स्पेसिफिकली हुकूमत बताए कि भाई ये 4, 5, 8, 10 पॉइंट्स ऐसे हैं जो नहीं होंगे, और इनके ऊपर जो है वो फिर ये पीका ऑर्डिनेंस वगैरह नंबर 1, और नंबर 2 जो है वो ये कि इसकी लिमिटेशंस क्या होंगी।
मतलब ये तमाम जो आईटी रिलेटेड जी। जो जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं या जो भी काम हो रहा है उनके ऊपर फायरवॉल नहीं, मतलब इसको बताना ज़रूरी है, ठीक है, ताकि वो एक कन्फ्यूजन जो है वो ख़त्म हो जाए। और मुझे वैसे बड़ी हैरत है, इस बात पे हैरत है कि ये तो चले अभी पीटीआई और उस हवाले से हुआ ना सारा, तो फिर ये ख्याल है, असल में तो ये मुल्कों में बहुत पहले से लगी हुई है। अच्छा, और अजब अंदाज में लगी हुई है, अजब अंदाज में लगी हुई है। मैं आप किसी मुल्क में जाके ना, मतलब ये मिडल ईस्ट के या बाकी की जगह पर ट्वीट करें जी। या एक्स यूज़ करें, विद इन सेकेंड्स आपको लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी एग्जैक्ट उस लोकेशन पे पहुंच जाएंगी, एग्जैक्ट उस जगह पे पहुंच जाएंगी जहाँ से आपने ट्वीट किया है। एग्जैक्ट मतलब है कि वो बिल्कुल आप जहाँ पे हैं ना, तो वो आपने उधर से ट्वीट किया तो फ़ौरन ही आप मॉनिटर हो जाएंगे कि ये एग्जैक्ट इस जगह से, ये फ़ोन से आपने ट्वीट किया है। मतलब वो, और ये मैं बता रहा हूँ आपको टर्की का, मैं टर्की इस्तांबुल गया 2019 में। वहाँ पे मुझे ये पता चला कि वो जो है ट्वीट के ऊपर, वो मतलब होटल में था तो उन्होंने मुझे कहा कि आप ये यूज़ कर रहे हैं। मैंने कहा, तो उन्होंने कहा एहतियात करें, क्योंकि ये उनको पता था मीडिया से था। उन्होंने कहा एहतियात करें क्योंकि यहाँ पर जैसे ही करते हैं तो फौरी तौर पे जो है वो। तो मैंने कहा अच्छा, इतना ज़बरदस्त सिस्टम लगा हुआ है। टर्की की बड़ी कई महाज खुले हुए हैं चारों तरफ, इंटरनल केओस आगे पीछे कैसे संभाला हुआ है तय बर्दगन। तो मुझे वहाँ से अंदाज़ा हुआ कि वो एक मुल्कों ने खामोशी के साथ अपना सेटअप एक बना के रखा हुआ है, और इसी सोशल मीडिया के थ्रू तो अरब स्प्रिंग का फितना खड़ा हुआ था। तो उसके बाद तो बहुत ही मुल्कों ने एहतियात की है इसमें, और उसमें यह है कि आज़ादी इज़हार राय और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन और ये सारे मामला नहीं होने चाहिए। लेकिन यह है कि जो जहाँ पे डिस्टेबलाइज, और मैंने वही बात की कि मैं तहरीक इंसाफ से हट के बात करूँ कि ओवरऑल ये जो कल भी मैंने बात की थी कि ये यूरो मैदान 2014 और ये अरब स्प्रिंग और ये सारा, तो कई मुल्कों ने तो ये खामोशी से किया हुआ है सारा सिस्टम बहुत पहले से। दूसरी जो बात है वो ये कि तो ये अब देखते हैं कि कैसे ये इसके ऊपर क्या मामला सामने आते हैं। जो हुकूमत जो है ना, ये अरेंजमेंट, ये इनका कुछ यानी कुछ गायब सा है, कुछ उदास सा है। यानी यहाँ जो इस्लामाबाद के अंदर जो है ना सिलसिला, वो ज़रा मुख्तलिफ जो हैं वो बहुत दिलचस्पी नहीं ले रहे अपने कामों में। और वो ये जब से ख़ास तौर पे ये जो गद्दारी और ये सारा मामला ऊपर नीचे हुए हैं, तो उसके बाद वो थोड़ा सा वो हो गए। ये कानूनी पेचीदगियाँ बड़ी अजीब हैं। अब इसमें भी कब तक आज़म नज़ीर तारड़ साहब आके वजाहत करेंगे। वो एक बात करते हैं, वो दूसरी, मतलब वो अजीब सा ही है, कुछ ही हवा में झूल रहा है सिस्टम, ये नहीं चल रहा, ठीक है। तो ये है कि बाकी अब अल्लाह करे कि ये जो यहाँ पे एहतजाज वगैरह है वो तो खैर खूबी हो, और जो भी मामला होते हैं, लेकिन लोग इंतहाई परेशान हैं। और कमाल की बात ये देखें कि जो मैं फिर उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जा रहा हूँ, वो कहते हैं इतना पैसा है कि आपके तसव्वुर से बाहर। ये डीजी आईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका इतना पैसा है ये माफियाज के पास कि आपके तसव्वुर से बाहर, और ये माफियाज फिर उसको नीचे देते हैं और फिर ये एहतजाज करवाते हैं। अच्छा, उन्होंने स्पेसिफिकली, जाहिर है कि उस तो सूरत हाल जो है वो बन्नू के वाक़यात की तरफ थी, लेकिन ये पूरे मुल्क में ऐसे ही होता है। कोई आप कहीं पर कोई चीज़ किसी जगह ये गैर कानूनी आप कंस्ट्रक्शन तोड़ना शुरू करें, वो जो पीछे बैठे होते हैं वो भेज देते हैं 100 200 300 लोगों को पैसे दे के जाके हंगामा करो। कुछ तो लोग जेनुइन एहतजाज कर रहे होते हैं ना बेचारे, कुछ तो जेनुइन हकीकतन कर रहे होते हैं, वो ऐसे उसको घुमा फिरा देते हैं कि जनाब वो मामला अपनी जगह चले जाते हैं। और जो जेनुइन जिनका प्रॉब्लम होता है बेचारे लोगों का, जेनुइन हकीकतन जिन मसले होते हैं, उनकी पुलिस धुलाई कर रही होती है पकड़ के। बाकी तो खैर माफियाज हैं, उनको तो एहतजाज की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, वो तो सीधा जाते हैं ऊपर से अपना काम करवा के ले आते हैं। देखें ना ये IBPs का मामला, और ये मकड़ी का जाल है। से जितना नाम पढ़ते जाएं उतने आप परेशान होते जाएंगे कि हर जगह मौजूद हैं ऐसे ऐसे नाम है इसमें कि हर इसमें जो है वो सियासी, प्योर सियासी माफियाज हैं इसमें। और ज़ाहिर है उनके साथ फिर ब्यूरोक्रेट्स होंगे, बाकी लोग होंगे, तो लेकिन ओनर्स में उनके नाम है। तो ये देखें कि अगले 24 से 47 घंटों में 2 दिन रह गए हैं बकौल ख्वाजा आसिफ के, नहीं 2 दिन नहीं, 24 घंटे 72 घंटे शायद रह गए हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल मेल्टडाउन उन्होंने कहा 10 दिन में होने जा रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन तो मेल्ट हो चुका है ऑलरेडी,
ये जो पिछले साल 2 साल 3 सालों में हुआ है, ये कब से हो रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन इसको बैठ के दोबारा जो है ना इसके ऊपर या तो प्रॉपर अमल दरामद करें। अब ये देखें ना आज क्या है, आज इलेक्शन कमीशन ने जो किया है वो भी आइन के मुताबिक है, जो अदालत ने किया है वो भी आइन के मुताबिक है। तो बड़ी अजीब सी सूरत हाल है। बहरहाल देखते हैं कि क्या होता है अगले चंद दिनों में। ये वो इश्यूज़ हैं जो हमने खुद खड़े किए हुए हैं और ये खुद ही हम हल करके इसको इंशाल्लाह निकल जाएंगे इन इशू से। जो ग्लोबल चेस बोर्ड है ना उस पर इतनी तेज़ तब्दीलियाँ आ रही हैं कि उसमें ये अब यहाँ के इवेंट्स भी तेज़ होंगे। यहाँ अफोर्ड नहीं कर सकता पाकिस्तान, अब पाकिस्तान अफोर्ड ही नहीं कर सकता, चाहे भी तो अफोर्ड नहीं कर सकता कि इसको ऐसे जो है ना कछुए की तरह मामला को हल करे, क्योंकि इवेंट्स तेज़ हो गए हैं। और आप ये देखें कि पिछले 24 घंटों को अगर हम करें तो किस कदर अहम बात है कि प्रेसिडेंट बाइडन जो हैं वो उन्होंने कल कुछ 10 मिनट की स्पीच की रात को ओवल ऑफिस से, और वो उनकी खुदा हाफिज़ की स्पीच थी, गुड बाय। किस कदर अजीब बात है, यानी 1968 के बाद कोई सदर जो है वो दूसरी टर्म में नहीं जाना, और बादल ना ख्वास्ता उनको एक ऐसे सिनेरियो में वो गए हैं जहाँ पर उनको मतलब है कि आखिर तक उनको लोग कहते रहे कि आप हट जाएं हट जाएं हट जाएं, लेकिन उन्होंने तभी उनका दिल नहीं चाह रहा जाने को, लेकिन उन्होंने बहरहाल बड़ी अच्छी कल एक स्पीच की 10 मिनट की। कैनेडी का उसमें उन्होंने कॉल दोहराया, जॉन एफ कैनेडी का जो था कि टॉर्च को दे देना चाहिए अगली जनरेशन को, और फिर उन्होंने ये भी कहा कि नई आवाज़ें आनी चाहिए, नए लोग आने चाहिए, नई बात होनी चाहिए, नए आइडियाज़ आने चाहिए, इस तरह करके उन्होंने बात की। और साथ ही उन्होंने एक बड़ी अच्छी उनकी स्पीच थी, और वो एक खुदा हाफिज़ की स्पीच थी। वो 10 मिनट की उन्होंने स्पीच की। और अब जो है लेकिन कैमला हैरिस जो हैं वो आगे आ रही हैं, तेज़ी करती हैं वो, और उधर से ट्रंप तो पहले अनाउंस कर चुके हैं। ट्रंप तो उस पर थे ना, गोली लगी और ये सारा, उसके ऊपर वो बड़ा ज़बरदस्त उनका लॉन्च हो गया था। लेकिन ये कि अब उन्होंने पूरी स्ट्रेटजी चेंज करनी होगी। अब सामने खातून आ रही है, ना कोई स्कैंडल है, ये हिलरी क्लिंटन नहीं है जिनके पास वो ईमेल्स, लिबिया विबिया, ये बेनगाजी और सारा वो पीछे आ गया था। तो अब ये है कि ये तो उनको तो विकी लीक्स ने ज़बरदस्त कर दिया था ना, ईमेलें शीमेलें निकाल के उनकी सारी, वो तो फारिग हो गई थी उसमें। 12 लोग भूल भी गए थे क्योंकि काफ़ी अर्सा हो गया था, 2010-11 की वो थी उसके बाद। लेकिन ये कि स्टिल इनका तो कोई एक्सेस बैगेज इनके पास नहीं है, कैमला हैरिस। लेकिन कैमला हैरिस जो है वो अपनी पोजीशन उन्होंने बनानी है अभी। यानी अभी तक तो वो एक नायब सदर थी ना जो ज़्यादा बोलती नहीं थी, जो बिल्कुल बाइडन ने कह दिया तो जी सर, बाइडन ने कह दिया तो जी ठीक है। लेकिन अब कैमला हैरिस ने कुछ ना कुछ ऐसा करना है जहाँ लोगों को पता चले कि ये और इनमें और बाइडन में कोई फ़र्क है। देखिए ना, अब जैसे बरतानिया है, तो बरतानिया के अंदर लेबर पार्टी आ गई है, तो लेबर पार्टी के आने से वहाँ ना सिर्फ दाखिली बल्कि खारजी महाज पे भी उनके जो है वो पॉलिसीज़, एक अफसोसनाक वाक़या जो एयरपोर्ट पे पेश आया है वो उस पर मैं बात नहीं कर रहा था, वो एक वाक़या है, लेकिन मजमूई तौर पे वो जो डोमेस्टिक पॉलिसीज़ हैं और जो फॉरेन पॉलिसीज़ हैं, तो लेबर पॉलिसीज़ को चेंज करेगी। लेबर पॉलिसी ने मिसाल के तौर पे वो जो आलमी अदालत इंसाफ है उसके फ़ैसले के ऊपर अमल दरामद करने का उनका इरादा है। ये नेतन्याहू के ऊपर प्रेशर डालने के लिए मज़ीद उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा की जो रिलीफ है उसको पैसा देने शुरू कर दिया है। तो लेबर पार्टी असर्ट करेगी, और फ्रेश नए लीडर आके तो वो जो है ना उनके पास सुकून के साथ, और वो कंजर्वेटिव ऋषि सुनाक वगैरह, उनको बड़ा अरसा लगेगा दोबारा से, वो इतने 14 साल में इतना गुफअप करके गए। प्लस ये कि यूके यूरोप क्या जाता है, मतलब बहुत कुछ ऐसा है। और इस इलेक्शन में एक बात और भी बहुत आम हुई है ना, स्कॉटलैंड की अलहदगी की जो पार्टीज डिमांड कर रही थी वो भी हार गई, लेबर ने उनको भी साफ कर दिया, तो बड़ी तब्दीली आ रही। लेकिन कमिंग बैक टू यूएस, अच्छा वो 10 मिनट के खिताब में उन्होंने खुदा, ठीक है, उसके बाद ही हुआ कि उससे पहले नेतन्याहू साहब पहुंचे कैपिटल हिल, उन्होंने खिताब किया। आधे से ज़्यादा डेमोक्रेट्स गायब थे, जिसमें इंपॉर्टेंट नाम बहुत सारे थे, कैमला हैरिस भी नहीं थी, लेकिन नैन्सी पेलोसी भी नहीं थी, और आधे डेमोक्रेट्स में नैन्सी पेलोसी जो कि साबिक स्पीकर हाउस है वो भी नहीं थी। और 50 मिनट उन्होंने स्पीच की। 50 मिनट के दौरान जो है वो मेरे ख्याल से कोई 52 बार तो तालियां बजाई लोगों ने, रिपब्लिकन और बाकी जो उन्होंने तालियां बजाई, तो हर 30 सेकंड में तालियां बजती थी, फिर तालियां बजती थी, फिर तालियां बजती थी। और नेतन्याहू जो है वो इंतहाई गुस्से में थे। और एक तो ये कि नेतन्याहू को लोगों को पता चला कि नेतन्याहू अमेरिका आए हुए हैं, क्योंकि इससे पहले 3 दिन नेतन्याहू जो हैं
वो वाटरगेट होटल के अंदर बंद रहे। उनकी मुलाकात कुछ हुई नहीं किसी के साथ, ना किसी के साथ भी नहीं हुई। देखे ना, वो ब्लिंकन तो निकले हुए हैं, ब्लिंकन से बनती भी नहीं थी, सेक्रेटरी ब्लिंकन वहाँ निकले हुए हैं, जैक सलिवन से हुई नहीं, और कोई शख्सियत उनसे नहीं मिली। तो पहली उनकी अपीयरेंस ही पब्लिक ये कल की थी, और कल की खबर भी इसीलिए बनी क्योंकि वो बाइकआउट लोग कर गए और बाहर मुजाहरे हो रहे थे बेतहाशा, और अंदर भी डेमोक्रेट अरकान जो आए थे उन्होंने भी हाथों में पकड़ा हुआ था कि जेनोसाइड और वॉर क्रिमिनल और ये वो। और नेतन्याहू बड़े गुस्से में थे, और नेतन्याहू ने ये कहा कि ये जो है ये उन्होंने बड़ा मुबहम सा, बड़ा गोल मोल किस्म का ये इरादा जाहिर किया कि मैं जा रहा हूँ किसी माहदे की तरफ। मतलब उन्होंने कहा कि मतलब बहुत ही मुबहम सा कि गज़ा के अंदर जो है वो हम आगे जाके जो है वो वहाँ पे असला नहीं होगा, गज़ा के अंदर आगे जाके रेडिकलाइजेशन नहीं होगी, ये नहीं होगा तो इसका, और इसराइल वहाँ नहीं होगा, ये भी कह दिया साथ ही। तो एक बड़ा मुबहम सी उन्होंने स्पीच की, और फिर उन्होंने कहा कि हमारी जंग तो नहीं है, ये तो अमेरिका की जंग है, और उसमें ईरान को उन्होंने हदफ बनाया, और उन्होंने कहा ईरान के ख़िलाफ़ जो है वो सारे जो मुल्क हैं वो ईरान ख़ास उनका हदफ था एक मुल्क के हवाले से। और उन्होंने बड़ी फिर तारीफ़ की अमेरिका और ये और वो सारा करके। अमेरिका की तारीख़ में सबसे ज़्यादा प्रो इसराइल प्रेसिडेंट अगर कोई तारीख़ में नाम याद रखा जाएगा अभी तक, तो वो रखा जाएगा जनाब बाइडेन का, जो प्रो इसराइल थे, लेकिन नेतन्याहू से उनकी चूँकि दोस्ती नहीं थी, वरना तो अगर ज़रा सी नेतन्याहू से दोस्ती होती तो ये तो मामला किसी और ही रुख पे चले जाते। वो तो थोड़ी बहुत उनकी पर्सनैलिटी का क्लैश आया। सबसे ज़्यादा प्रो इसराइल प्रेसिडेंट के तौर पे बाइडेन याद रखे जाएंगे तारीख में, जिनके दौर में ये सारा कुछ हुआ। 40,000 के लगभग वहाँ पे कत्लेआम हुआ, और अभी बहुत बीमार मरते जाएंगे लोग, बीमारियों का शिकार, डेथ्स होती जाएंगी जंगबंदी के बाद। आज दोबारा पहुँच गई ये टीम, इसराइल की मुज़ाकराती टीम, और वो काहिरा दोहा इस दरमियान शटल दोबारा कर रही है मुज़ाकरात को हतमी शक्ल देने के लिए। और उसकी अच्छा, सबसे कमाल की बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप का बयान क्या, इंटरव्यू दिया डोनाल्ड ट्रंप ने फॉक्स को, और फॉक्स को डोनाल्ड ट्रंप ने जो इंटरव्यू दिया है, उस इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो मीटिंग से पहले उन्होंने कहा है कि 7 स्लाइड में राइटर्स की कोट कर देता हूँ, उसमें डोनाल्ड ट्रंप आज तो मिल रहे हैं ना, ये बाइडेन और हैरिस से भी मुलाकात हो जाएगी नेतन्याहू की, बाइडेन और कैमिला हैरिस से आज ही मुलाकात हो जाएगी, उसके बाद निकल जाएंगे फ्लोरिडा और वहाँ जाकर ट्रंप से मिलेंगे। ट्रंप ने फॉक्स को इंटरव्यू दिया, और ये राइटर्स को मैं कोट कर रहा हूँ, 7 स्लाइड। ट्रंप अहेड ऑफ नेतन्याहू's मीटिंग अर्जेस क्विक एंड टू वॉर और रिटर्न ऑफ हॉस्टेजेस। ठीक है, फॉक्स न्यूज़ पे, यानी उसके नेतन्याहू के आने से पहले ही अनएक्सपेक्टेडली ट्रंप ने कहा है कि मैं, अच्छा उसने फिर, ट्रंप भी अपना एक बादशाह आदमी है, कहते हैं ये जंग खत्म होना इसलिए ज़रूरी है कि इसराइल की बैड पब्लिसिटी हो रही है दुनिया में, ये पब्लिसिटी ख़राब, मैसेज ख़राब जा रहा है दुनिया में इसराइल के बारे में। मैं इसराइल का बहुत बड़ा हामी हूँ, मैसेज चूँकि अच्छा नहीं जा रहा, दुनिया में बड़ी बदनामी हो रही है इसराइल की, इसलिए फौरी तौर पर जंग बंद की जाए, और फौरी तौर पर वहाँ पर जो है मतलब वो बस मतलब जंगबंदी इसलिए कर दी जाए फौरी तौर पे, सीज फायर, कि इट्स बैड पब्लिसिटी, एग्जैक्ट जो वर्ड्स थे उनके हुए थे, बैड पब्लिसिटी। अच्छा जी, लेकिन बहरहाल जंगबंद की जाए। तो नेतन्याहू से कहेंगे कि भाई तुम्हारा इमेज बड़ा ख़राब हो रहा है दुनिया में, जंगबंद करो, इमेज ख़राब हो रहा है तुम्हारा। मतलब वजह ये बयान हुई है, बाकी जो गज़ा में हुआ है वो उसको उन्होंने कोई ख़ास फिक्र नहीं किया। तो उन्होंने मुजाहिरीन की मजम्मत भी की कि इस तरह से नहीं करना चाहिए था नेतन्याहू को, वॉर क्रिमिनल कहना, ये वो कहना। लेकिन अब देखना ये है कि कैमिला हैरिस किस तरह से अपने आप को अलग करती हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मसला है। एक रिपब्लिकन्स तो कह ही रहे हैं, लेकिन साथ डेमोक्रेट्स की तरफ से भी अंदर ही अंदर चुपके ये बात हो रही है कि बाइडेन को रिज़ाइन कर देना चाहिए, क्योंकि बाइडेन अगर रहेंगे, देखें एग्जीक्यूटिव ऑर्डर वो साइन करते रहेंगे और वो प्रेसिडेंट रहेंगे, उनको कोई कह तो नहीं सकता कि आप जाएं। लेकिन सदारती इलेक्शन में कभी इस तरह हुआ नहीं है कि कोई हिस्सा दूसरी दफ़ा ना ले। देखिए ना, 2 टर्म्स होती हैं ना, तो वही बंदा सदर भी होता है, वही इलेक्शन भी लड़ रहा होता है, तो वही कंपेन में भी हो, तो वही ओवरऑल वही होता है ना हर जगह। मतलब उसके मद्दे मुकाबल कोई दूसरा है, लेकिन वो दूसरे टर्म में इलेक्शन लड़ रहा है। लेकिन अब यहाँ मसला ये है कि वो जो इलेक्शन लड़ने वाली पर्सनैलिटी वो कोई और है, जो सदर है वो कोई और है, उसी पार्टी का जी। और एक जो है वो मतलब वो
एक अजीब सी सूरत है। हर एक को पता है कि जाना नहीं चाहते थे बाइडेन, बड़ी मुश्किलों से, नैन्सी पेलोसी तो ओबामा तो ये तो वो तो सब ने जा जाके उनको कायल किया। तो आज जो है वो नेतन्याहू की मुलाकात है कैमला हैरिस से और बाइडेन जो है वो ये कहते हैं कि मैं अपना जो फोकस है आखिरी जो ये 6 महीने अभी रहते हैं उसमें सारा मेरा फोकस रहेगा गज़ा पे, और उसके साथ साथ फोकस मेरा रहेगा यूक्रेन पे जी। कि यूक्रेन की जंग ख़त्म हो। उसमें तो चाइना आ चुका है आगे, और ये जो मामला है इसमें भी चाइना आ चुका है आगे ऑलरेडी। लेकिन बहुत से अरब ममालिक वहाँ पर, जो अरब ममालिक और बाकी शख्सियत, वो चाहते हैं कि कोई ऐसा वज़ीर आज़म आए जो उनकी, लेकिन चूंकि चाइना डिसाइड कर गया हुआ है सारा, तो चाइना ने जो भी नाम दिए हैं, तो हमास और उसमें फ़लस्तीनी अथॉरिटी और इस्लामी जिहाद और बाकी सारी पार्टियों को, 14 पार्टियों को बिठा के, तो वहाँ पर ये भी तय हो गया होगा कि भाई उसके बुनियादी खदोखाल आगे क्या होंगे। और चूँकि चाइना भी दरमियान में आ गया है एज अ मीडिएटर, तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। और मैं वक्फे पे जाने से पहले सिर्फ अगर एक आध मिनट तो चंद सेकंड और ले लूँ, एक बड़ी और इम्पॉर्टेंट बात है कि जो बशारुल असद हैं, बशारुल असद पहुंच गए हैं अचानक मॉस्को। ये वो बशारुल असद हैं जो मॉस्को की वजह से अपने इक़्तिदार में रहे हैं, वरना 2011 में जब हंगामे शुरू हुए थे तो वो वहाँ मॉस्को पहुंच गए हैं और उनकी मुलाकात हुई है प्रेसिडेंट पुतिन से। और प्रेसिडेंट पुतिन से जो उनकी मुलाकात हुई है, तो उस मुलाकात में यानी अब आप ये देखें ना कि जो बशारुल असद हैं उनके ख़िलाफ़ जो है वो रशिया तो उनके साथ था, लेकिन उनके ख़िलाफ़ जो एक मुल्क था बहुत ज़्यादा ख़िलाफ़, वो टर्की था। टर्की ने तो बाकायदा, टर्की की तो एक जो फ्री सीरियन आर्मी और, लेकिन बाद में अब अर्दोगन और बशर असद की दोस्ती हो गई, तो दुनिया बड़ी, लेकिन उस दोस्ती को मीडिएट किसने करवाया 2022 में? वो करवाया रशिया ने। रशिया ने मीडिएट करवाया टर्की और सीरिया के दरमियान। तो एक खबर ये भी थी कि शायद अर्दोगन भी वहाँ पहुँच जाएं इस मुलाकात के लिए, लेकिन बाद में तरदीद हो गई। तो पहले खबर चल रही थी कि शायद ये भी पहुँच जाएं, तो अर्दोगन और पुतिन और बशारुल असद, इन तीन की मुलाकात हो। लेकिन वो मुलाकात, फिर ये खबर आई कि ये मुलाकात होगी अगस्त में, फिर हुई कि शायद ये ना हो, क्योंकि अर्दोगन ने कहा हुआ है, प्रेसिडेंट अर्दोगन ने, कि मैं बशारुल असद को, अभी इसी महीने उन्होंने कहा था ना जब ये वापस आ रहे थे, तो इन्होंने कहा था कि मैं जो हूँ वो प्रेसिडेंट असद को टर्की, किसी भी वक्त वो टर्की का दौरा कर सकते हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो रशिया है वो भी एक अमन का रोल प्ले कर रहा है सीरिया और टर्की के दरमियान। पीकेके के हवाले से इख्तलाफ, कुछ पानी के हवाले से इख्तलाफ, वो सारे छोटे छोटे इख्तलाफात ख़त्म होके, और उसके बाद टर्की और सीरिया के दरमियान, इधर चाइना ने ये सारा, सऊदी अरेबिया और ईरान और ये, और उधर वो चूँकि रशिया साथ है, बॉर्डर साथ। अब वक्फा लें फिर उसके बाद बात करते हैं। नाज़रीन वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। तो डॉक्टर साहब आप ये कह रहे थे कि हमारे जो इश्यूज़ हैं वो टोटली डिफरेंट है। क्या ये जो कल होने जा रहा है इसमें मज़ीद अदम इस्तेकाम हो जाएगा? नहीं, मेरे नहीं ख्याल कि कोई अदम इस्तेकाम होगा। ऑलरेडी क्योंकि पहले ही मौजूद है, तो और अदम इस्तेकाम के नतीजे में वो तो जो ये IPPs और बिल्स का जो इशू है इसके ऊपर आ रहे हैं गालिबन। हो सकता है कोई और आगे पॉलिटिक्स है कोई और इख्तियार कर ले, लेकिन जैसे मैंने आपसे कहा कि आप देखें कि जब आप बात करने पे आते हैं और इश्यूज़ को रिजॉल्व करने आते हैं तो कितनी जल्दी रिजॉल्व होते हैं। ये अच्छा खासा मामला जो है, ये एक कॉम्प्लेक्स शक्ल इख्तियार कर रहा था जो ये मामला था बनू वाला, KP वाला। लेकिन उसमें जो है वो एपेक्स कमेटी सामने अमन का बैठा और बैठ के जो भी उनके मुतालबात थे, क्योंकि सबके, जो मैंने उस दिन भी बात की थी ना कि इस वाक़े के जो वाक़या पेश आया, और ऐसे अक्सर हो जाता है ये कोई, ये यानी चूँकि इस वक्त एक सिचुएशन इतनी पोलराइज्ड है मुल्क की, उधर भी वही बात हो रही है, उधर भी वही बात हो रही है। वो कह रहे हैं अमन, वो कह रहे हैं कि जी दहशतगर्दी के खिलाफ यानी अमन, और दरमियान में किसी ने जो है वो तीली सड़क दी, उसके नतीजे में क्योस खड़ा हो गया। और ये हमेशा ये होता है, कॉन्स्टेंटली होता है ये, क्योंकि ये एक सिस्टम ऐसा है ना, जो मैंने आपसे कहा कि कई बार आप नाजायज़ तजावुज़ात तोड़ने जाएँ तो उधर हंगामा, कहीं आप ये करने जाएँ तो उधर हंगामा, तो उधर हंगामे, तो ये करते करते करते, और इसके बारे में तो बड़ी अच्छी, इसके बारे में जो पुतिन की पॉलिसियाँ बड़ी अच्छी लगती हैं। जहाँ कोई शो इस तरह के होते हैं ना, बड़े उसने
मतलब वो बंदा केजीबी में रहा है, तो ज़ाहिर है उन्होंने खुद भी कभी ऑर्गेनाइज की होंगी सारी चीज़ें। वो 100% जहाँ ये शुरू होते हैं ना फड्डे इस किस्म के, तो प्यूटिन के अंदर वो पुराना केजीबी जो ईस्टर्न जर्मनी वाला, वो उसके अंदर जागता है और उसको पता होता है कि इसके पीछे कौन है। और देखिए कितना बड़ा केओस खड़ा हुआ था ये वैगनर ग्रुप का, उसने उसको जैसे तैसे निपटाया, सारा कुछ किया। तो बात सारी ये है कि दुनिया इसी तरह से जो है वो आगे चलती है और अपने रूल्स को एक मुनज़्ज़म अंदाज में लेके आगे चलती है। अब अगर आपने ये देखना हो कि कहाँ पे जमहूरियत है और कहाँ पे अच्छी गवर्नेंस है और कहाँ पे क्या बहस हो रही है, तो आप ज़रा ये खलीजी ममालिक को देखें, आप यूएई को देख लें, आप कतर को देख लें, आप और बहुत सारे मुल्कों को देख लें जो ग्रेजुअली, जो कि बड़े टर्मोइल के दरमियान में है। आसपास हालात तो टर्मोइल ही है ना। इराक देखें, अच्छा इराक के जो वज़ीर आज़म हैं उनको भी शायद इस मीटिंग में किसी मरले पे शरीक होना था। यानी ये जो मीटिंग हुई रही है मॉस्को में जी, ये मीटिंग बड़ी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है। इस मीटिंग को आप ज़रा उस मीटिंग के साथ मिला के पढ़ें जो मीटिंग चाइना करवा रहा है। और उसमें ये जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ना, ये बात इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इससे पहले जो डेली सबाह ने ये 19 स्लाइड उन्होंने कहा कि अर्दोगन और असद की टॉक्स होंगी मॉस्को में। अच्छा, फिर मुतज़ाद इतलात है, मैं कोर्ट इसलिए कर रहा हूँ कि ये सेंसिटिव, ये जो कि उनकी मीडिया ने कहा कि असद और अर्दोगन की जो टॉक्स हैं वो मॉस्को में होंगी। फिर उसके बाद ये खबर आई कि जी वो उसमें वो नहीं जा रहे, अभी वो नहीं होंगे। फिर ये खबर आई कि शिया सुडानी जो हैं वो भी होंगे उस मुलाकात में। फिर ये खबर आई कि शायद उसमें शायद ईरान से भी कोई होगा। फिर नहीं कि असद, सिर्फ ये हुआ कि प्रेसिडेंट असद और प्रेसिडेंट पुतिन की आज मुलाकात हुई। लेकिन उसमें जो इशू है वो ये डिस्कस हो रहा है, उसमें इशू कोई सीरिया का प्रॉब्लम ऐसा कुछ भी नहीं है। इशू ये डिस्कस हो रहा है कि सीरिया और टर्की के दरमियान जो पीस का जो गारंटर है दरमियान में वो रशिया है, क्योंकि रशिया जो है वो टर्की के भी करीब है, वो टर्की जो कि नेटो का भी मेंबर है। देखें ना पॉलिसी कितनी, आप देखें कि कितना बैलेंसिंग एक्ट है ये इस वक्त डिफ़िकल्ट, जो कि तैयब अर्दोगन और कई दूसरे ममालिक, और अब इधर से अमेरिका एक पावर तो है वो अपना, लेकिन यहाँ चाइना। और आप ये देखें कि सऊदी अरेबिया और बाकी मुल्कों ने, उनके अमेरिका से ताल्लुकात वैसे ही हैं, अच्छे ताल्लुकात हैं उनके, लेकिन उसके साथ वो ब्रिक्स और ओपेक प्लस और इधर भी आ गए हैं। जो मैं आप बार बार ही बात कहता हूँ ना कि हमें इस वक्त जो है हमारे इश्यूज़ कुछ और हैं, बिल्कुल बिल्कुल कुछ और हैं, और हम फंस गए हैं कि उसकी खुसूसी सीट किसके पास होगी, तो उसकी एक सीट किसके पास, भाई इधर ले लें, आप इधर ले लें, क्या फ़र्क पड़ेगा। मुल्क के इशूज़ तो आप सिचुएशन देखें और सारे इंटरलिंक्ड हैं कि फॉरेन पॉलिसी क्या होती है आपकी, किस तरह से आप बैलेंस करके चलते हैं, किस तरह आप टेररिज्म को, किस तरह आप डिस्टेबलाइजेशन रोकते हैं, किस तरह इकॉनमी ठीक करते हैं, किस तरह से आप ये रिवाइज्ड जो नेशनल एक्शन प्लान है, तो ये अच्छा नेशनल एक्शन प्लान तो वैसे ही हालात के मुताबिक रिवाइज इसको होते रहना चाहिए, वैसे भी रिवाइज होते रहने चाहिए। आपका नेक्टा बना था, आपके बहुत सारे काम और हैं जो होने बड़े ज़रूरी हैं। लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट बात मैं आपसे कह रहा हूँ कि इस पूरे सिनेरियो में जो मैंने कल भी बात की थी कि ग्लोबलाइजेशन जो आई, जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद या पोस्ट कोल्ड वर्ल्ड वॉर जो है वो उसमें एक बूम आया, और ये हुआ कि जी टेक्नोलॉजी और आगे जो 2000 से उसको स्टार्ट कर लें, जब तेज़ी के साथ आपके स्मार्टफोन्स आते हैं और मतलब है कि ब्लैकबेरी आता है, और ये सारा एक तेज़ी के साथ तर के 2000 में जो है वो पूरा 2000 से लेकर 2010 तक आपको नज़र आ रहा है। फेसबुक, यूट्यूब, ये वो सारा, ये 15 तक लगा लें तो टिकटॉक भी उसमें है, तो ये भी उसमें है, तो ट्विटर भी उसमें है। एनीवे, तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि इस पूरी वो तो ये था कि ये सारा जो है ये ग्लोबलाइजेशन फल फूल रही थी ना, लेकिन वो ग्लोबलाइजेशन के अंदर ही इसमें वो फिर जंगों की तरफ चला गया सारा मामला। और अब जो मैंने कल भी बात की थी कि ये जो आपका सोशल मीडिया है ये यूरो मैदान में भी यूज़ हुआ, लेकिन पुतिन ने कैसे, मतलब उसके नतीजे में आप देखें ना कि वो ये 2008 में जो जॉर्जिया में हुआ, तो उस वक्त तो बिल्कुल ये इनिशियल स्टेजेस पे था ना, तो जॉर्जिया में मेरा नहीं ख्याल कि कोई ट्विटर या ऐसे लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते होंगे, लेकिन वो उसके पे पैरेलल जो है वो आपकी जो यानी काइनेटिक भी अपनी जगह मौजूद है। यानी आप देखें ना, टैंक्स भी चाहिए आपको, वो भी चाहिए वो, लेकिन ये है कि इंफॉर्मेशन और डिसइंफॉर्मेशन तो वॉरफेयर का हिस्सा है, ये वॉरफेयर का हिस्सा है। ये कोई ऐसा नहीं है कि आप कहेंगे जी वो
मेरे खिलाफ एक बात किसी ने कर दी तो मैं नाराज़ हो गया उस पर, ऐसा नहीं है। ये पूरा अगर इसको, और फिर मैंने बात की कि इसीलिए ज़रूरी है कि हमारे यहाँ जो पीटीए के लोग या बाकी ज़िम्मेदारान हैं वो आके इसको वाज़े करें कि जो है वो टेक्नोलॉजी का जो में हमने आगे जाना है हमारे बच्चों ने, या जो काम कर रहे हैं हमारे बैंक्स या बाकी अदारे या हमारी जो बहुत बड़े मुल्क में, तो इस फायरवॉल से उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं जो बात कह रहा हूँ ब्रॉडली, वो मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो है ये ग्रेजुअली, एक तो कम्युनिकेशन का तरीका है, एक तो ये कि आप इंफॉर्मेशन है, एक तो दूसरा ये वॉरफेयर का हिस्सा भी है। यानी ये नहीं है कि कोई किसी को गालियाँ दे रहा है, किसी को, ये तो ऐसे ही है ना। असल तो ये कि जनाब हंगामे शुरू हो गए, वो पूरे के पूरे इजिप्ट में हंगामे हो रहे हैं और पूरे जनाब एक हल्लड़ गुल्लड़ मची हुई है और मुल्क में डिस्टेबिलिटी आ गई। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मुल्क अपने आप को संभालें पॉलिटिकली। अच्छा, उसमें ये भी नहीं होना चाहिए कि जी वो मीडिया के ऊपर बात करने की आज़ादी नहीं है और ये और वो भी नहीं होना चाहिए, लेकिन साथ साथ ये भी काबू करना है, तो बड़ा बैलेंस है। अच्छा, अब आप देखें कि कैसे अजीब बात है कि मॉस्को में वो पहुंच के बशारुल असद ये देख रहे हैं कि टर्की के साथ कैसे हमारे मामला ठीक होंगे, और उसमें सारे मामला तकरीबन हल हो चुके हैं, मामला, ठीक है ना। वो पीकेके का इशू भी हल है, बाकी जो पानी के मामला हैं वो भी हल हैं, और बाकी जो है वो ये बड़ा अच्छा है कि दो मुल्क और ठीक हो गए। असल बात यह है कि नेतन्याहू बाइडन की और कैमिला हैरिस की इस मुलाकात के बाद, अच्छा ट्रंप अब क्या, ट्रंप होते हुए हैं सब कि ट्रंप ने अब अटेंशन लेनी है वापस। अटेंशन तो गोली लगी थी ना उनको, तो वो बचत हो गई, बड़ा अच्छा हुआ, हमारी नई ख्वाहिशात उनके साथ। लेकिन कैमिला हैरिस, उनकी पूरी जो कैंपेन थी उनके दिमाग में बाइडन था, बाइडन स्लीपी बाइडन फलां ये वो दिमाग। तो अब जब कैमिला हैरिस आएंगी सामने तो पूरा का पूरा वो जो एक कैंपेन है ना, वो पूरी कैंपेन उधर भी अब ट्रंप ने अटेंशन लेनी है किसी तरह से। अटेंशन वो कैसे ले, क्योंकि वो तो एक उनको तो मसाया के तौर पे वहाँ के लोग समझ रहे थे कि पता नहीं ये कोई अवतार हैं, गोली लगी बच गए, और वाकई बाल बाल बचे। वो तो उसकी डायरेक्टर रिजाइन कर गई सीक्रेट सर्विस की। लेकिन ये है कि वो अटेंशन अब कैसे, वो जो अटेंशन का टाइम था ना, अब इसमें कैमिला हैरिस, लोगों की तवज्जो, तकरीर, आगे क्या करेंगी कैमिला हैरिस, आगे ये पूरी एनर्जी के साथ, और फिर पिछले सदूर ओबामा की भी हमायत भी, इधर भी उधर भी, वो सारे। तो उधर जो है उस तरफ वो ज़रा अब अटेंशन कैसे लेनी है ट्रंप ने, वो तो बड़ी ज़बरदस्त अटेंशन थी ना, वो बाइडेन के मुकाबले में तो निकल गया था ट्रंप आगे। लेकिन अब कैमिला हैरिस क्योंकि आगे निकल रही हैं रायमा में, तो ये अब ज़रा एक इशू है कि ट्रंप ने ऐसा क्या करना है कि लोगों की तवज्जो फिर ट्रंप की तरफ चली जाए। अचानक कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ट्रंप को, कोई ना कोई, क्योंकि वो ठुस हो गया ना सारा। वो बहुत अच्छी गोली के बाद तो दुनिया भर की हमदर्दियाँ चली गई थी वहाँ, गोली शुक्र है वो बच गए, मगर ये कि उसके वो बाइडेन से था ना सारा मामला। तो कैमिला हैरिस तो मतलब, और बोलने में भी वो अटॉर्नी रही हैं, ठीक है ना, वो अटॉर्नी रही हैं, तो वो, और इसराइल के बारे में देखते हैं कि उनके ऊपर उनके शौहर हावी आते हैं जो कि बहुत ज़्यादा प्रो इसराइल हैं, या उनकी सुतीली बेटी हावी आती हैं जो कि बहुत ज़्यादा फ़लस्तीनी अथॉरिटीज़ के साथ हैं या फ़लस्तीनियों के साथ हैं। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, और किस तरह से वो कैमिला हैरिस अपने आप को बाइडेन मंत्रा से अलग रखती हैं, क्योंकि ये बड़ा अजीब सा होगा कि एक सदर बैठा है, लोग देख रहे हैं दूसरे की तरफ, वो लेमडक हो चुका है, लोग देख रहे हैं अगले उम्मीदवारों की तरफ, अगले 6 महीने कैसे गुजरेंगे। अब जाहिर है प्रेसिडेंट बाइडेन इस मरहले पे अगर रिज़ाइन कर जाते हैं तो फिर कैमिला हैरिस सदर होंगी, और फिर सदर के तौर पे वो पूरा इलेक्शन फुल अथॉरिटी के साथ लड़ेंगी। लेकिन ये है कि वो चूँकि बाइडेन जाने को तैयार नहीं है, तो बाइडेन कहेगा मैं रहूँगा 6 महीने। अभी तो बड़ी मुश्किल से उनको मनाया है कि भाई तुम कम से कम सदारती दौड़ से तो अलग हो जाओ। हो सकता है आने वाले दिनों में उनको इस बात पर मनाया जाए कि अब आप मतलब ये सर्विसेज आर नो मोर रिक्वायर्ड, ये भी हो सकता है, क्योंकि देखिए ना बड़ी अजीब सिचुएशन है ना, एक लेमडक सदर है, एक वो ऐसा हुआ नहीं है 60, ये बड़ी अजीब सिनेरियो है। तो वो जो फुल पावर के साथ जो प्रेसिडेंट होता है वो मतलब है कि आगे आता है। तो देखिए कैमिला हैरिस को कितनी वो स्पेस तो ले जाएंगे कैमिला हैरिस, लेकिन फिर बाइडेन क्या करेंगे, बाइडेन बीच में घुस के अपनी बात करते रहेंगे या कैमिला हैरिस को स्पेस देंगे। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग पॉलिटिक्स हो रही है, और पूरी दुनिया देख रही है इस वक्त कि ये जो है ये चाइना, रशिया, पूरी दुनिया, ये हम कहाँ फंसे हुए हैं। वह तो निकल जाएंगे इससे, ज़्यादा से हम इस तरह जो है ना लिम्बो में रह नहीं सकते, तो हम जल्दी निकलेंगे इससे इंशाल्लाह। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब।
नाज़रीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद जी अपना दोस्तों रिश्तेदारों गिरदो नवाह के लूँगा। सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।